प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे नंबर्स। नंबर्स में संख्याएं कितनी होती हैं और उन्हें कब कौन सी संख्या कहेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो यह प्यारे स्टूडेंट्स, आपको संख्याओं के बारे में ना मालूम हो, संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं की डिफिनीशन, संख्याएं कितनी हैं, उन संख्याओं का डिफिनीशन क्या है और कब उन्हें कौन सी संख्या कहोगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा 100% गारंटी है कि आपको फिर संख्याओं से लेकर कोई टॉपिक, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आज के बाद आपकी संख्याएं क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज आप पढ़ने वाले हैं नंबर्स। नंबर्स में होता है संख्याएं। देखिए यहाँ नंबर्स लिखा है, नंबर्स में संख्याएं। अब संख्याओं में सबसे पहला जो संख्या आती है वो आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। सॉरी, ये एल रहेगा, ये एल। ठीक, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, चाहे प्राकृत संख्या कहें या प्राकृतिक संख्याएं। अब अगर आपसे कोई पूछे प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं या प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो हिंदी में आप कह सकते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे कभी भी जब हम भी काउंटिंग करते हैं, कभी भी, तो कहाँ से काउंट करते हैं, कहाँ से गिनना शुरू करते हैं। तो जब भी हम गिनते हैं तो कहाँ से, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं। कि और बताइए, और कहीं से शुरू करते हैं आप? जब भी काउंटिंग होती है तो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं उनको कहा जाता है प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से ये देखिए, ये बना जो आपका उल्टा 8 बना, इसका ये इन्फानाइट का प्रतीक है, अनंत। अगर कहीं ऐसा बना हो तो ये इन्फानाइट लिखा, अनंत का प्रतीक है। ठीक, अब मैंने आपके सामने कुछ नोट्स लिखा हुआ, देखिए नोट्स में लिखा है प्रथम प्राकृत संख्या कौन है। प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या कौन है? तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले कौन लिखा है? 1। तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। तो यदि आपसे कोई पूछे प्रथम प्राकृत संख्या कौन है, तो 1। दूसरा है अंतिम प्राकृत संख्या क्या है या कौन है अंतिम प्राकृत संख्या? तो अंतिम प्राकृत संख्या अज्ञात है, अनंत है, असंख्य है, पता नहीं है। कह सकते हैं ये सारी बातें। ठीक, कह सकते हैं अज्ञात है, मालूम, पता नहीं है, या अनंत है, या असंख्य है। ठीक, तीसरा आपके सामने लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इससे छोटा और कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, अगला समझेंगे। चौथा लिखा है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात है, अनंत है, असंख्य है, पता नहीं है। ठीक, तो ये मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे जो अक्सर लोग आपसे पूछते रहते हैं कि बताओ प्रथम प्राकृत संख्या कौन है या क्या है, तो आप कहेंगे 1। अंतिम प्राकृत संख्या क्या है? तो अंतिम प्राकृत संख्या देखिए इनफानाइट है, अनंत है, तो अनंत कह सकते हैं, असंख्य कह सकते हैं, अनगिनत कह सकते हैं, या मालूम नहीं है, अज्ञात है। फिर अगला पूछ सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। देखिए माइनस नहीं, 1 है। ठीक है, मैं ऐसे बनाया हूँ इसको बताने के लिए। अगला समझिएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यही है, अनंत, जो कि पता नहीं है, अज्ञात है, असंख्य, अनगिनत है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। अब दूसरा टॉपिक समझिए। दूसरा स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। हो जाएगा होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर्स कहा किसे जाता है, होल नंबर होता क्या है, तो यहाँ लिखिए, देखिए लिखा है शून्य को लेकर गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य को लेकर,
शून्य छोड़ देंगे तो बन जाएगा प्राकृत संख्याएं। शून्य को लेकर गिनती की संख्याओं को, शून्य भी ले लीजिए और जो गिनती की संख्याएं हैं उनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, शून्य को लेकर प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब शून्य ले लीजिए और पूर्ण प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, जो बनेगी वो होगा पूर्ण संख्याएं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत, इस प्रकार से है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं शून्य के लेकर गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य रहेगा शामिल तभी पूर्ण संख्याएं, अन्यथा पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक, अब मैंने आपके सामने नोट में लिखा है प्रथम पूर्ण संख्या क्या है। प्रथम पूर्ण संख्या, तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन आया है, शून्य, तो प्रथम पूर्ण संख्या शून्य है। प्रथम पूर्ण संख्या शून्य। ठीक, दूसरा समझिए अंतिम पूर्ण संख्या क्या है। देखिए अंतिम पूर्ण संख्या ये है, अर्थात अनगिनत है, अनंत है, असंख्य है, मालूम नहीं है, अज्ञात है। ठीक, ये कह सकते हैं। फिर देखिए चौथी बात, नहीं सॉरी, ये तीसरी पॉइंट से रहेगा, 4 यहाँ पर लिख दिया गया है। तीसरी पॉइंट से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए शून्य है, शून्य से छोटा और कोई नहीं है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। ठीक, अगला पॉइंट समझेंगे ऐसे मिस्टेक से नंबर पर, तो देखिएगा यहाँ 4 रहेगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, अनगिनत है, असंख्य है, मालूम नहीं है, अज्ञात है। ये सारे इसके आंसर है, कोई भी आप कह सकते हैं। ठीक, फिर आपका अगला पॉइंट से 5 जो है, कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। आपको बताना है क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि देखो इसमें 0 भी शामिल है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक, अगला पॉइंट आपके सामने है 7, नहीं सॉरी 6 है ये। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती है। देखिए शून्य को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे सभी प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट जो आपका पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। सभी और होते हैं, केवल शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़ देंगे सभी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन अगर ऐसा कहें कि सभी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं, तो नहीं है। शून्य आपका प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य आपका प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, और आपसे अगर इस तरह से कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो उनका आंसर क्या देंगे। ठीक, चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है सम संख्याएं। सम संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होती है सम संख्या, वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या हो, अगर उसे 2 से भाग दो और 2 से भाग देने पर वो पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो वो आपका सम संख्या है। 2 से भाग दीजिए और 2 से भाग देने पर जो शेषफल आए 0 आए, तो वो सम संख्या है। देखिए वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत। ठीक, अब किसी भी सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए छोटा है तो आप 2 से भाग दे लेंगे, लेकिन कोई बड़ी संख्या मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे इतनी बड़ी संख्या लिख दिया गया। देखिए इतनी बड़ी संख्याएं आपके सामने लिखी, देखिए कितना लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87,56,384। अब इससे कोई आपसे पूछे कि बताओ ये सम संख्या है या नहीं है, तो इतनी बड़ी संख्या को 2 से भाग दोगे, भाग देने के बाद बताओगे तो बहुत समय लग जाएगा बताने में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने नोट में लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, कोई संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक मतलब अंतिम वाला, दाहिने तरफ से अंतिम वाला, ठीक है, देखो दाहिने तरफ से अंतिम वाला जो होगा वो इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह सम संख्या होगी। 0 होगा तब भी सम संख्या, 2,
4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वह सम संख्या होगी। तो इसका इकाई अंक देखो, ये इकाई अंक कितना है, 4 है। अतः यह एक सम संख्या है। अतः यह एक सम संख्या। तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि उसके इकाई का अंक अर्थात दाहिने तरफ से अंतिम अंक का जो होगा, वो अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या होगी। तो आपको सम संख्या समझ में आ गया होगा। तो आपको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, बस इतने देखिए, अंतिम इकाई का अंक जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो सम संख्या होगी। ठीक स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर्स। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स। ठीक, अब विषम संख्याएं होती क्या है, सम संख्या का उल्टा कर दीजिए, विषम हो जाएगा। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जब 2 से भाग दें पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो सम संख्या, और 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, शेष फल बच जाए तो उसे कहेंगे विषम संख्या। ठीक, अब जैसे कौन होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार से अनंत तक होती हैं। विषम संख्याएं अनंत तक होती हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको सब में बताया कि कोई ऐसी बड़ी संख्या लिख दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये विषम है, तो इसको पहचानने की, अब 2 से भाग देंगे, फिर देखेंगे अंतिम में कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कटेगा तो कहेंगे विषम है। ठीक, तो ये सारी प्रक्रिया करने के लिए मैंने आपके नीचे नोट में लिखा है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक मालूम होगा, दाहिने तरफ से अंतिम अंक। देखिए दाहिना तरफ अंतिम अंक, तो जो अंतिम अंक होता है वो इकाई होता है। अब इकाई का अंक देखेंगे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, इनमें से कोई भी होगा तो विषम संख्या होगी। तो देखो ये किसका कितना है, 7, तो ये विषम संख्या है। इस प्रकार से कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी लिखी हो, यदि अंतिम इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई है तो वो विषम संख्या होगी। तो अब आसानी से पहचान सकते हैं विषम संख्या होगी कौन। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है आभाज्य संख्याएं। आभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसको एक और संख्या कहा जाता है, इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा रूढ़ संख्याएं। तो ये फिर से देखिए लिख दे रहा हूँ, ऐसा, ये ऐसा रहेगा रूढ़ संख्याएं। ठीक, इसको रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है अभाज्य संख्याओं को। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक बार समझ लीजिए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है 2, अब इसका देखिए 2 गुणनखंड कैसे, अर्थात देखेंगे 2 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, और बताइए किसी का जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ जाते हैं, 3 का देखेंगे तो 3 के गुणनखंड 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। आगे बढ़ लीजिए, एक और ले लेते हैं 4। अब 4 को देखिए, क्या देखिए 4 का, तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 3 संख्याओं का जा रहा है, अर्थात इसके 3 फैक्टर है, इसलिए 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या। अच्छा, 1 की बात किया जाए, कुछ लोग 1 कैसे कहते हैं, 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 1 से ही केवल भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो कोई भी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। आप गुणनखंड मतलब होता है कि उसमें किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए 6, क्या ले लीजिए 6, तो 6 में देखिए कितने कितने भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, तो 4 संख्याओं का जा रहा है, इसके 4 फैक्टर हैं। ठीक, तो जिन जिन संख्याओं का भाग जाए वो उसके गुणनखंड होते हैं। अगर 2 से अधिक आ रहा है तो अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, और यदि 2 आ रहा है तो अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अनंत, ये सभी आपके अभाज्य संख्याएं हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ लोग इसकी परिभाषा इस तरह से भी बताते हैं,
वह संख्या जो एक से स्वयं से वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, तो ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपका परिभाषा यही है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आपका 2 से अधिक गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा, जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताया कि वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो इस आधार पर एक भी एक अभाज्य संख्या होगा, बट ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो एक से भी कटे स्वयं से कटे तो एक आभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इस पे क्या सुटेबल परिभाषा ये है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो अब एक का गुणनखंड करोगे तो एक ही आएगा, 2 नहीं आ रहा है, 2 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे बेस्ट डिफिनीशन जो आपका है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात किन्हीं 2 संख्याओं से भाग जाए और किसी से ना जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, आपको इससे संबंधित मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ आपके सामने देखेंगे यहाँ पर नोट में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन लिखा? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, यहाँ लिखा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं है, अर्थात अज्ञात है, अनंत है, असंख्य है, अनगिनत है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप अज्ञात या अनंत। ठीक, अब आती है तीसरी बात, लिखा है सम अभाज्य संख्या कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी केवल ए आपको 2 है जो सम है और अभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आपके सामने 4 पॉइंट है कि 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 से शुरू करो और 50 तक लिखो तो उनके बीच में कितनी आप अभाज्य संख्याएं पाएंगे? तो आपको मिलेंगे 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक, 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट है 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक के होते हैं 25। 1 से 100 तक के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से शुरू करो और 100 तक लिखो तो आपको मिलेंगे 25 अभाज्य संख्याएं। अब बात आती है, आपसे कोई ऐसा पूछ सकता है, जैसे मैंने भी आपको बताया 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25। तो कोई पूछ सकता है 50 से 100 तक कितनी होगी? तो 50 से 100 तक 25 में से 15 घटा दीजिए तो आएगा 10 होंगी। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं और उनसे रिलेटेड पॉइंट भी। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या की इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। ये भी जाने रखिए, कोई आपसे पूछे तो पता ना रहे। यौगिक संख्या, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे यौगिक संख्या बताओ, यौगिक संख्या जानते हो? यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक, अब देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। देखो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 है तो अभाज्य संख्या, 2 से अधिक है तो भाज्य है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 4, तो जब 4 का गुणनखंड करो तो देखो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से 3 फैक्टर हो गए। अच्छा, 6 का करो तो 6 का देखोगे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। इसके 4 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। ठीक, 8 का करोगे तो 8 का करो, देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा। इसके भी कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। ठीक, तो ऐसे संख्याओं को कहा जाता है भाज्य संख्याएं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आपको भाज्य संख्याएं समझ में आ गया। भाज्य संख्याओं को क्या संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्याओं की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, अब परमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। देखिए P/Q, P/Q का मतलब है अंश और हर के रूप में लिख सकें।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ हमेशा पी क्यू हम ले। कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ हम हमेशा पी क्यू ही क्यों लेते हैं, अन्य कोई ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। यहाँ वह संख्या जिसे ए बटा बी भी लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। देखिए पी और क्यू कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यही रहेगा, बस ये है कि उसे इस रूप में लिखा जा सके, जहाँ लिखा जा सके या लिखा हो, कोई संख्या हो जिसको हम पी बटा क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकें या लिखा हो, लिख सकें या लिखा हो, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू का मान जीरो ना हो। पी और क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं परमेय संख्याएं। क्या कहेंगे? परमेय संख्या। यदि क्यू का मान जीरो हो गया तो परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दे 2/0। अब बताइए, आपको मालूम होगा कि 2/0 इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान आएगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मान आएगा इनफाइनाइट, अनंत, असंख्य, अनगिनत आएगा, पते नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी यदि क्यू का मान जीरो है तो। अब देखिए मैंने आपके सामने लिखा शून्य। शून्य एक परमेय संख्या क्यों? क्योंकि हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। देखो जीरो भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक का मतलब अगर सरल भाषा में समझा जाए तो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्णांक मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है और पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब ये बात आता है कि जो पूर्णांक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक भी होता है, एक धनात्मक भी होता है। तो उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दीजिए। पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को या संग्रह को कहा जाता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं मिल जाए और ऋणात्मक संख्याएं मिला दीजिए तो जो बन जाएगा पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं हों या ऋणात्मक संख्याएं हों, तो देखिए शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है और एक भी पूर्ण संख्या है। और देखिए जब पूर्ण संख्या है तो पूर्णांक भी होगा, तो पूर्णांक होगा तो परमेय संख्या होगा। इसी प्रकार 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 5/3 लिखा ही है, -5/7 लिखा है। देखिए -7/5 लिखा, सॉरी -7/5। तो देखिए 7 माइनस, ये ऋणात्मक संख्या है और ये देखिए पूर्ण संख्या है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होती हैं पूर्णांक। तो अंश और हर का पूर्णांक होना जरूरी है और क्यू का मान जीरो ना हो तो उसे आप कहेंगे परमेय संख्या। क्या कहेंगे? परमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या क्या होता है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या परमेय का उल्टा है। अपरमेय की इंग्लिश होता है इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल नंबर को हिंदी होती है पर अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अब अपरमेय संख्या किसे होगा? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। p बटे q के अर्थात अंश बटे हर के रूप में ना लिख सके उसे हम कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कर्णिम 2, कर्णिम 3, कर्णिम 5, कर्णिम 7 आदि, ये सभी क्या हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक समझेंगे। आपके सामने है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक की इंग्लिश होती है रियल और संख्याएं की इंग्लिश होती है नंबर्स। रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में होता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिएगा, वह संख्या जो परमेय या अपरमेय हो, वह संख्या जो परमेय या अपरमेय हो, चाहे परमेय हो या अपरमेय हो। अर्थात यहाँ लिखा है सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय है तब भी वो वास्तविक संख्या है, अपरमेय है तब भी वो वास्तविक संख्या है। तो चाहे वो परमेय हो या अपरमेय, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखो 1 परमेय है वास्तविक संख्या, कर्णिम 2 अपरमेय है वास्तविक संख्या, 3/5 परमेय है वास्तविक संख्या, 4/6 परमेय है वास्तविक संख्या है, ये भी परमेय है वास्तविक संख्या। यहाँ करड़ी में 7 लिख दिया जाए, ये भी अपरमेय है वास्तविक संख्या। तो चाहे परमेय हो या अपरमेय, सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो आप वास्तविक संख्याएं समझ गए होंगे और इन संख्याओं को पढ़ाने का मेन मकसद था वास्तविक संख्याएं आपको बताना, क्योंकि आपको गणित क्लास 10th के मैथ्स में जो पहला चैप्टर वही है वास्तविक संख्याएं। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वह संख्या जो परमेय या अपरमेय हो, अर्थात सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला आपके सामने टॉपिक है पूर्णांक, और पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक
और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, या ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं मिला दीजिए पूर्ण और उनको लिख दीजिए, जो बनेगा पूर्णांक। देखो जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें माइनस भी शामिल कर दीजिए, -1, -2, -3, ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दिए तो बन जाएगा पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह या समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक। अब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो अगर ऐसे 5 है तो ये धनात्मक पूर्णांक है, और अगर -5 है तो ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः यहाँ प्लस भी दर्शा सकते हैं, माइनस भी दर्शा सकते हैं। तो प्लस दर्शाएंगे तो या ना दर्शाए या दर्शाए तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ऋणात्मक के समय ऋणात्मक चिन्ह दर्शाना अनिवार्य है। ठीक। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या है। अगला टॉपिक समझिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है काल्पनिक संख्याएं। क्या? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सके, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उनका कोई वास्तविक मान ना हो। काल्पनिक संख्याओं को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक। इसको क्या अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, मतलब कोई संख्या जिसकी केवल हम कल्पना कर सके, उसका कोई वास्तविक वैल्यू ना हो, उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कर्णिम 3, कर्णिम 7, कर्णिम -13, कर्णिम -11। देखिए सबके आगे माइनस माइनस लगा है। तो ये काल्पनिक संख्या है, इनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इनकी कोई वास्तविक वैल्यू या कोई वास्तविक मान नहीं होता है। तो ऐसे संख्याओं को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक। अब बात समझिएगा, अगला आपका है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्लास 10th मैथ्स में आपको सहअभाज्य संख्याओं के यूजेज हैं। तो देखिए यहाँ लिखा, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा केवल एक आए उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। कोई भी दो संख्याएं हो, उनका जब मासा निकालो तो एक आए, अगर एक से अधिक आ रहा है तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 3/5। अब 3/5 का एचसीएफ आप निकालेंगे, 3 और 5 का, सॉरी ये बटा कर दिए, ऐसा हमको लिखना चाहिए था 3,5। ठीक है, इस तरह से, सॉरी। तो 3,5, तो 3, 5 आपके क्या हैं? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। देखो 3 और 5, इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं 4, 5 ले लीजिए, 4, 5 का एचसीएफ एक आएगा। इसी प्रकार से आप 6, 5 ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप 7, 5 ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप 6, 7 ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप 10, 11 ले सकते हैं। कोई भी दो संख्याएं हों, यदि उनका एचसीएफ एक आए तो उन्हें कहेंगे आप क्या? सहअभाज्य संख्या। कोई दो संख्याएं हों, यदि उनका एचसीएफ एक आ रहा है तो वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर इस एक के सिवाय अन्य कोई आएगा तो वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार पूरा सुन लो। कोई दो संख्या है, उनका एचसीएफ एक आए, उनका एचसीएफ एक आए तो उन्हें हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन एक के सिवा अन्य कोई आए तो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। अब इसको दूसरी तरह से समझ लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए एक संख्या है 6 और एक संख्या है 7, इनका फैक्टर कर लो तो 6 का हो जाएगा 2 और गुणे 3, और 7 का कर लोगे तो आ जाएगा 1 गुणे 7। अब देखो इनमें कोई कॉमन है? नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा? 1। तो जिन संख्याओं का दो संख्याएं जिनकी एचसीएफ एक आए उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, बात आती है एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ के बारे में ना जानते हो, एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ निकालने की कितनी विधियाँ हैं, तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिला हो तो लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें। प्रेस करते समय आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उसमें ऑल पर प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।